वेलकम टू टॉपर विद्यापीठ। हम कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर की सीरीज़ और हम चैप्टर 3 का आज पढ़ने वाले हैं बायट-सवेट लॉ, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर से। अब बायट-सवेट लॉ क्या है और हमें क्या बताता है? अगर हमें अपने स्पेस में किसी भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू करंट एलिमेंट, जो कि किसी वायर में फ्लो कर रहा है करंट, उसका अगर मैं छोटा सा हिस्सा ले लूँ जिसे मैं एक नाम दे दूँ करंट एलिमेंट, वो छोटा सा करंट एलिमेंट स्पेस में कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बायट-सवेट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सवेट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी किसी भी पॉइंट पे स्पेस में, वो प्रोपोर्शनल होगी करंट एलिमेंट की। करंट एलिमेंट क्या है? करंट एलिमेंट है अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आई फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस DL पे, तो वो मेरा कहलाता है करंट एलिमेंट। और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी साइन ऑफ एंगल पे, यानी साइन थीटा पे, यानी जितना एंगल हमारा ज़्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। DB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। जैसे ये पॉइंट P है और P से लेकर हमारे इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो R है, यानी ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं DB इज़ प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो वी कैन राइट DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, जहाँ पे अगर हम लिखें तो R वेक्टर अपॉन मोड R, ये जो है वो यूनिट वेक्टर होता है जो कि बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? चलिए अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवेट लॉ। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है बायट-सवेट लॉ की, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। बहुत इजी डेरिवेशन है, बस ध्यान से समझो, बहुत ईजिली हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो पहले हमें बात की गई है सर्कुलर लूप की, यानी हम सर्कुलर लूप ले लेंगे, एक ऐसा लूप जिसका रेडियस क्या ले रखा है हमने A उसका रेडियस ले रखा है। उसमें करंट एलिमेंट हमने ले लिया DL, क्योंकि बायट-सवेट लॉ में हमेशा हमें क्या लेना पड़ता है? करंट एलिमेंट लेना पड़ता है। तो हमने एक करंट एलिमेंट DL लिया है यहाँ पे, जो कि AB पे था। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एक और करंट एलिमेंट ले लिया जिसका नाम हमने लिखा DL डैश। हमने बस DL और DL डैश लिखने में बस अलग अलग लिखे हैं, अदरवाइज इनकी वैल्यू सेम है, रिप्रेजेंट किए हैं बस हमने। तो हम लिख सकते हैं DL इक्वल टू DL डैश, बाकी इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है इनकी। हमें किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एंड दिस करंट एलिमेंट। तो P से जो मेरे करंट एलिमेंट से जो P का डिस्टेंस होगा उसको मैं मान लूँगी स्मॉल r। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, हमें पता है ये टेंजेंट है, राइट, दिस इज़ अ टेंजेंट, और ये हमारा क्या है? रेडियस। पढ़ा है हमने कि टेंजेंट जो है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे। तो हम यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगी? A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों जगह से जो R की वैल्यू आ रही है वो सेम है। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ध्यान से देखो, ये जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है ना, वो थोड़ी आउटवर्ड है, बाहर की तरह मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि 3D इमेजिनेशन होगी। आप इमेजिन करके देखो कि जो ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, बाहर की तरफ आएगी। और हमारा जो ये डिस्टेंस वेक्टर है, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है? 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। यानी थीटा जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो कितना लेने वाले हैं? 90 डिग्री। और R जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब बायट-सवेट लॉ अप्लाई करते हैं। तो
तो बाइट-सॉविट लॉ कहता है कि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट P पे, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा हमने लिया है बेटा 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90 इज़ 1, वी नो दैट, तो ये हो जाएगा आई डी एल। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, डी बी की, नोट कर लेते हैं। तो यानी हमारे पास कोई भी करंट एलिमेंट होने वाला है, उसकी वजह से हमारे पास जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, उसकी वैल्यू हमेशा सेम। ये तो हमने करंट एलिमेंट की वजह से निकाल ली। सेम हमारे पास डी बी डैश भी आएगी जिसकी वैल्यू सेम रहेगी, डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश, जो कि डी एल डैश की वजह से आएगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला मैग्नीट्यूड में। अब देखो, क्योंकि हमें पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगी तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, हमने किया था डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर। यहाँ पे हमने जब वेक्टर फॉर्म लिखा था तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर। बस ये ध्यान देना है, एक बार आपने डायग्राम बना ली तो आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो डी एल वैक्टर हमारा बाहर की तरफ है और आर वैक्टर यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन दोनों सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये जो है वो मेरी एक्सिस से बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। वैसे ये वाला पूरा एंगल कितने का होने वाला है, 90 डिग्री का। मेरा जो डी बी का वेक्टर होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो वो डी एल से भी परपेंडिकुलर होगा और वो आर से भी परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि आर मेरा ये था तो डी बी जो है मेरा इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, अगर हम मान ले कि यहाँ पे एक एंगल क्या बन रहा है, फाई कोई एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ। ठीक है, जो एक्सिस है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके एक्सिस से अगर एंगल फाई बनता है और ये पूरा एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। तो अगर ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है तो ये मेरा एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस 5, राइट। ये और ये दोनों आपस में कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री के हैं, तो ये वाला एंगल कितने का, 90 माइनस 5। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी कितने के हैं, 90 के हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो मुझे ये एंगल कितना मिल जाएगा, 5, यानी ये मेरा एंगल भी कितना होने वाला है, 5 होना चाहिए। ये एंगल 5 तो ये भी एंगल 5। अब हम अगर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें कि वेक्टर हमारे किससे रिजॉल्व हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट आ जाएगा। एक आ जाएगा डी बी कॉस 5 जो कि ऊपर की तरफ होगा, एक डी बी डैश कॉस 5 जो कि नीचे की तरफ होगा। यानी जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमें सिर्फ मिलेगा वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग आएंगे, वो आएंगे हमेशा साइन 5 वाले। सो डी बी साइन 5 एक करंट एलिमेंट की वजह से, और मैं इसकी वजह से लिखूँ तो वो जाएगा मेरा डी बी डैश साइन 5। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास यहाँ पे करंट एलिमेंट होने वाले हैं उसकी वजह से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो साइन 5 की कंपोनेंट आएंगे, और उन सबको निकालने के लिए हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मेरी आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन 5, क्योंकि कॉस 5 की जो कंपोनेंट है वो डायग्रामेटिकली ऑपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। हम वही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो कि एक्सिस के अलोंग है, जो कि होंगे डी बी साइन 5 वाले। तो डी बी की वैल्यू हम ऊपर से उठाते हैं, क्या है हमारे पास, दैट इज अ म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन 5 में डायग्राम से देखूँ तो साइन थीटा क्या होता है, दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, दैट इज अ रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम वो चीज़ें निकाल लेते हैं जो कॉमन है यहाँ पे। तो क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे म्यू नॉट कॉमन है, यहाँ पे करेंगे हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एल, राइट। सो कॉम्पोनेंट कॉमन निकाल लेते हैं। म्यू नॉट कॉमन आ गया हमारे पास 4 पाई कॉमन आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ इज 3/2, 1 डी एल। तो क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे एक ए रह गया कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे डी एल की इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो डी एल को बस इंटीग्रेशन के अंदर रख देते हैं, बाकी चीज़ों को बाहर। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे डी एल का। अब डी एल क्या है, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल की लेंथ जो होती है वो होता है इसका सर्कमफ्रेंस, दैट इज अ 2 पाई ए। तो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई ए, सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमारे पास ए है तो हम लिखेंगे 2 पाई ए अपॉन 4 पाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इसे रीअरेंज करें तो लिखेंगे म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं मानूँ कि मेरी ए की वैल्यू जो है वो बहुत बहुत छोटी है एक्स के कंपेरेटिवली, तो वी कैन ऑल्सो राइट म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ए की पावर कितनी आ जाएगी, क्यूब। ए से ए कैंसिल करने पे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट आई 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, दिस इज़ 2 पाई ए। तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है ड्यू टू अ वेरी पॉइंट जो कि बहुत दूर है। ठीक है, हमारे इसका डिस्टेंस हमारे पास बहुत दूर है एक्स से। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मेरी अगर ए की वैल्यू बहुत छोटी है, ए बहुत छोटा है एक्स से, तब क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर तो रहेगा ही, 4 पाई भी रहेगा हमारे पास। यहाँ पे निगलेक्ट किसको करेंगे हम, क्योंकि ए छोटा है तो ए को निगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा तब आएगा जब ए की वैल्यू बहुत छोटी है। ये तो सिर्फ एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हुआ। अगर मैं इस कॉइल की एक नंबर ऑफ टर्न्स ना होती बल्कि एन नंबर ऑफ टर्न्स होती तो हम क्या करते, इसको एन से मल्टीप्लाई कर लेते, तो आंसर आता है एन म्यू नॉट पाई से कैंसिल पाई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 आता, यहाँ पे आता एक्स क्यूब, यहाँ पे आता आई ए स्क्वायर। ठीक है, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज़ होता। तो बहुत ईजी डेरिवेशन है ये और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इस बार चांसेस भी आने के इसके। तो अच्छी तरह कर लेंगे हम बायट-सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन।